हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महा मैराथन क्लास इंग्लिश का। एक चीज़ कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो महा मैराथन क्लास है ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाला है। और पहला जो आपको महा मैराथन हम देने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव होगा 20 का 20 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज के बाद ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो सारे मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, हम सीधा मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th इंग्लिश का जो है ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन क्लास हम आपको देने जा रहे हैं। और इस मैराथन क्लास का हमने कोटेशन दिया है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। दोस्तों, पतंग में अगर काबिलियत होती है तो वो काबिलियत के दम पे ही आसमान में बुलंदियों को टच करता है, लेकिन कागज तो जो है अपनी किस्मत से ही उड़ता है। अगर उसके किस्मत में लिखा है तो वो उड़ेगा जरूर। तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, सीधा टॉपिक को ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला लेसन है आपका रोज का ए लेटर टू गॉड। आप जानते हैं पहला लेसन है आपका ए लेटर टू गॉड। और ए लेटर टू गॉड को लिखे कौन है? जीएल फंड्स जी। ए लेटर टू गॉड को आपके लिखे हैं जीएल फंड्स जी। इसको थोड़ा सा समझते हैं जीएल फंड्स के बारे में। देखिए, ए लेटर टू गॉड, इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेंजो फंड्स। कभी कभी देखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में राइटर का पूरा नेम पूछ लेता है कि इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेंजो फंड्स। ग्रेगोरियो लोपेंजो फंड्स, इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेंजो फंड्स। इसके बारे में ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। इसमें एक कैरेक्टर है दोस्तों जिसका नाम है लेंचो। और लेंचो क्या था? तो लेंचो के बारे में जो कैरेक्टर बनता है उसका बनता है क्या? लेंचो एक पुअर फार्मर था। जैसे क्वेश्चन बन सकता है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? तो यह एक पुअर फार्मर था। दूसरा, लेंचो का घर कहाँ स्थित है? इसका घर स्थित है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। या तो ये बन सकता है क्वेश्चन, मतलब लेंचो का घर कहाँ स्थित था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पहाड़ की ऊपरी चोटी के निचले हिस्से पर। कभी कभी ऑप्शन में क्रेस्ट ना रख करके ऐसे आ जाता है ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल। एक बात समझ लीजिएगा, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। अगर ऑप्शन में ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल नहीं रहेगा तो ऑप्शन में आपका रहेगा क्या? ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। तो भी आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, अगर ये वाला नहीं है तो। नहीं तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ये रहेगा। 4 ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन रहते हैं। अगला, लेंचो अपनी फसल में कौन सा फसल बोया था? अपने खेत में कौन सा फसल बोया था? तो ये आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंचो अपना फसल बोया था कार्न मीन्स होता है मक्का या भुट्टा, वो मक्का का फसल बोया था। दूसरा चीज, लेंचो के फसल को किस चीज की आवश्यकता थी? तो लेंचो के फसल को उस समय एक चीज की आवश्यकता थी जिसे आप कहते हैं रेन, बारिश की आवश्यकता थी। तो लेंचो की जो फसल थी वो बारिश की आवश्यकता थी। तो जो लेंचो था वो क्या कर रहा था? यह अपने खेतों की यानी अपने घर से बाहर निकल करके किधर देख रहा था? तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि लेंचो जो आसमान में बादल लगे हुए आ रहे थे वो बादल किस दिशा से होके लगे हुए आ रहे थे? तो वह नॉर्थ ईस्ट से लगे हुए चले आ रहे थे बादल, और वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। तभी अचानक लगी बारिश की बूंदें गिरने। और जो बारिश की बूंदें गिरी थी तो स्मॉल ड्रॉप को, जो छोटी छोटी बूंदें थी, बारिश की छोटी बूंदें, उन छोटी बूंदों को लेंचो ने कंपेयर किया था कि ये तो 5 सेंट के बराबर है। और जो बड़ी बूंदें हैं, जो बड़ी बूंदें थी बिग ड्रॉप, उनको लेंचो ने क्या कहा था? ये तो कितने सेंट के बराबर है? ये तो 10 सेंट के बराबर है। इसके अतिरिक्त जो ओले पड़े थे, हेलस्टोन्स पड़े थे, ओले पड़े थे, इन ओलों को क्या कंपेयर किया था? ये तो क्या है? ये तो नए सिल्वर कॉइन से, ये तो चांदी के सिक्के हैं। और जो बारिश था, इन बारिश को भी कंपेयर किया था उसने किससे? न्यू कॉइन से। यानी उसने जब बारिश पड़ा था तो बारिश को कंपेयर किया था न्यू कॉइन से। और हेलस्टोन्स को कंपेयर किया था किससे? वह हेलस्टोन को कंपेयर किया था सिल्वर कॉइन से। दूसरा चीज, ओला कितने देर तक पड़ा? तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ओला पूरा 1 घंटे तक पड़ा। और ओला जब पड़ा तो वह क्या हुआ कि पूरा का पूरा लेंचो का फसल बर्बाद हो गया। लेंचो किसमें ज्यादा बिलीव रखता था? यह सबसे ज्यादा बिलीव रखता था किसमें? गॉड में। यह एक लेटर लिखा और लेटर जिसको मिला पोस्टमास्टर। तो पोस्टमास्टर कैसा आदमी था? यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हु वाज पोस्टमास्टर? तो पोस्टमास्टर एक काइंड आदमी था, और कैसा आदमी था? एमिएबल फीलो था, मतलब एक मित्रवत आदमी था, यानी मित्रवत व्यवहार करने वाला इंसान था पोस्टमास्टर। दूसरा चीज, पोस्टमास्टर यानी जो लेंचो था वह लेंचो कितने पैसे का डिमांड किया था? इसका डिमांड था 100 पीसोस का।
इसका डिमांड था 100 पीसोस का। लेंचो नाराज क्यों हो गया? कितने पैसे पाया था ये? तो 70 पीसोस पाया था, इसी वजह से ये क्या हो गया था? नाराज हो गया था। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लेंचो अपने दूसरे पत्र में उन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा था? तो लेंचो अपने दूसरे पत्र में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को कहा था बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, यानी ठगों का समूह कहा था, चोरों का समूह कहा था, या तो बेईमानों का समूह कहा था। दोस्तों अगर पहले लेसन से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में तो इससे बाहर नहीं बनेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए लेटर टू गार्ड से पहला क्वेश्चन बन सकता है लेंचो कौन था? तो पुअर फार्मर था। उसका घर कहाँ स्थित था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, या तो ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल आ सकता है। ठीक है, लेंचो की फसल को किस चीज की आवश्यकता थी? बारिश की आवश्यकता थी। लेंचो का कौन सा फसल बोया था? तो मक्का का फसल बोया था। लेंचो बारिश की बूंदों को, छोटी बूंदों को किससे कंपेयर किया? 5 सेंट से। बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया? 10 सेंट से। और जो ओले पड़ रहे थे उन ओलों को लेंचो ने किससे कंपेयर किया? नए चांदी के सिक्कों से कंपेयर किया। इसके अतिरिक्त ओले कितने घंटे तक पड़े? तो 1 घंटे तक पड़े। और जब इसका पूरा फसल बर्बाद हो गया, तो फसल बर्बाद हो गया तो लेंचो क्या किया था? कितने पैसे का डिमांड किया था? भगवान में बहुत विश्वास रखता था, 100 पीसोस मांगा था, लेकिन इसे 70 पीसोस ही मिला था और यह नाराज हो गया। नाराज होने के बाद जो है पोस्ट मास्टर जब इसके लेटर को पाया था, जो इसकी हेल्प किया था, यह एक काइंड और एमिएबल पर्सन था, यानी दयालु और मित्रवत आदमी था, ये इसकी मदद किया था। और लास्ट में लेंचो जब पैसा गिनता है, नाराज हो जाता है, तो यह डाकखाने के कर्मचारियों को किस नाम से बुलाता है? तो ये कहता है क्या है कि डाकखाने के जितने भी कर्मचारी हैं सबके सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का समूह है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि चलिए अगला लेसन है दोस्तों हमारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसको समझते हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में आता क्या है। देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी चाल, इसको लिखे कौन है? तो इसको लिखे हैं नेल्सन रोलिनहला मंडेला। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोलिनहला मंडेला। और एक बात समझिए कि नेल्सन रोलिनहला मंडेला का जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 को, और इनकी मौत हुई थी 5 दिसंबर 2013 को। किस बीमारी से हुई थी? तो लंग डिसीज की वजह से हुई थी, फेफड़े में बीमारी हो गई थी, इस वजह से इनकी मौत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, नेल्सन मंडेला जब पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी में, तो इन्होंने देखा क्या था कि जो है ये स्टार्टिंग में इन्हें लगता था कि इनकी आज़ादी जो है बिल्कुल इनकी आज़ादी है, ऐसे ही है। उनको बचपन में लगा था ऐसा। तो जब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे तो ये काम किए कि क्या कि देश को आज़ाद कराने के लिए सोचने लगे। और जब देश को आज़ाद कराने के लिए सोचने लगे तो यह एक पार्टी ज्वाइन की थी। थोड़ा सा बड़े हो गए तो एक पार्टी ज्वाइन की थी, जिस पार्टी का नाम था ANC। और ANC का फुल फॉर्म है दोस्तों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि नेल्सन मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था, उसका नाम क्या है? तो उसको शॉर्ट में कहते हैं ANC, और पूरा फुल फॉर्म है उसका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। और यह चूंकि ज्वाइन किए थे तो इनको जेल भेज दिया गया था। और जेल ये जब गए थे तो वहाँ पर 27 साल तक रॉबिन आइलैंड में रहे थे। 27 साल तक रॉबिन आइलैंड में रहे थे। और इनकी जो दूसरी बीवी हैं, जिनको माना जाता है नाम मिडिगजाला, और यही इनकी दूसरी बीवी इन्हें क्या करते हैं वहाँ से रिहा करा के लेके आती हैं। उसके बाद यह क्या करते हैं, यह चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में 400 सीट में 252 सीट जीतते हैं। 400 सीट में से 252 सीट जब जीत जाते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है? साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। तो यह साउथ अफ्रीका का जब राष्ट्रपति घोषित होते हैं तो इसमें होता क्या है कि 10 मई यानी जब जेल से निकलते हैं तो वह जेल से निकलते तो वह डेट क्या थी ये जान लीजिए दोस्तों। 11 फरवरी 1990 को जेल से रिहा होते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका में चुनाव लड़ते हैं। और जब साउथ अफ्रीका में चुनाव लड़ते हैं तो यह युद्ध क्या करते हैं? जीत जाते हैं। तो 252 सीट को विजय प्राप्त करते हैं 400 सीट में, और इन्हें साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। जब ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति घोषित होते हैं तो इन्हें शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है। तो वह डेट होता है 10 मई 1994। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों कि नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण करने किस सन पे गए थे? तो 10 मई 1994 को। उस बिल्डिंग का नाम क्या था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। इस बिल्डिंग में वो गए थे शपथ ग्रहण करने। किसके साथ गए थे? अपनी छोटी बेटी जेनानी के साथ यह गए थे वहां पर। और जब वहां पर गए थे तो द्वितीय उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन किया था? मिस्टर डी क्लर्क साहब। इनको द्वितीय उपराष्ट्रपति बनाया गया। प्रथम उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया? थाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। और जब इन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया तो नेल्सन मंडेला जो थे वहाँ पे क्या बताया? इन्होंने बताया कि देश की सबसे बहुमूल्य चीज़ जो होते हैं, देश के सबसे धनवान जो वस्तुएं होती हैं वो देश के लोग होते हैं, न कि सोना चांदी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बार बार कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? नेल्सन मंडेला के अनुसार सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है, सबसे महान दौलत क्या है? तो देश के लोग होते हैं। फिर इसके बाद ये जीवन के 2 कर्तव्य भी बताए हैं कि हर इंसान के लाइफ के 2 कर्तव्य होते हैं। पहला अपने फैमिली की सेवा करना
और दूसरा अपने देश की सेवा करना, ये हर इंसान के क्या होते हैं, 2 कर्तव्य होते हैं। नेल्सन मंडेला 3 स्त्रियों से शादी किए थे, एक का नाम ग्रेस मेकल, एक का नाम जनेविनी मेडिक्जाला और तीसरे का नाम था एवलिन मेस। ठीक है, नेल्सन मंडेला जब शपथ ग्रहण करने जाते हैं तो ये किसको धन्यवाद नहीं कह पाते, ये भी क्वेश्चन बनता है कि नेल्सन मंडेला किसको धन्यवाद नहीं कह पाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पैट्रियट्स को ये धन्यवाद नहीं कह पाते, जो अफ्रीका के देशभक्त होते हैं इनको ये धन्यवाद नहीं कह पाते, जिनमें वाल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोलोकेस, ठीक है, ऐसे लोगों को ये धन्यवाद नहीं कह पाते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि नेल्सन मंडेला के अनुसार उनका बचपन की आज़ादी क्या थी। जब ये बड़े हो जाते थे बताते हैं कि मेरे अनुसार जब मैं बचपन में था तो मेरी अनुसार वो जो बचपन की आज़ादी थी मात्र एक इल्यूजन था। इल्यूजन का मतलब होता है दोस्तों भ्रम या छलावा, यानी मात्र वह एक छलावा था, मात्र वह एक भ्रम था। अगला चीज़ है दोस्तों कि नेल्सन मंडेला को कब पता चला कि उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई है। तो नेल्सन मंडेला को पता चला द फैक्ट दैट इट हैड बीन ऑलरेडी टेकन, उनको ये पता चल गया कि यह जो उनकी आज़ादी बहुत पहले ही इनसे छीनी जा चुकी है। नेल्सन मंडेला प्रेम और नफरत और साहस के बारे में क्या बताते हैं, तो आपको पता है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस क्या चीज़ होता है कि साहसी आदमी वो नहीं होता जो किसी से डरता नहीं, बल्कि साहसी आदमी वो होता है जो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक उसी तरीके से नेल्सन मंडेला जो है हेट और लव के बारे में भी बताते हैं कि अगर इंसान को हम नफरत करना सिखा सकते हैं तो प्यार का यानी प्यार करना तो नेचुरली आता है, हर इंसान के अंदर प्यार करना होता है, तो इंसान को हम प्यार करना भी आसानी से सिखा सकते हैं। नेल्सन मंडेला क्या चीज़ फिनिश करना चाहते थे, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला रंग भेद की जो काले और गोरे के बीच युद्ध नीति चल रही थी, रणनीति चल रही थी, उसी रणनीति को, उसी युद्ध नीति को, उसी कुरीतियों को यह दूर करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर आप इसको देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगला लेसन समझते हैं दोस्तों। अगला लेसन हमारा है, एक लेसन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में 2 चैप्टर है, जिसका पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। हिज फर्स्ट फ्लाइट उसकी पहली उड़ान, और इसे लिखे कौन है, लियम ओ फ्लाहर्टी। उसकी पहली उड़ान को लिखे हैं लियम ओ फ्लाहर्टी। और इसमें क्या है दोस्तों, एक सीगल बर्ड होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक सीगल बर्ड है, तो सीगल क्या है, एक स्मॉल सा पक्षी। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, सीगल क्या है, सीगल कुत्ता है कि बिल्ली है कि बंदर है कि बर्ड है, तो सीगल एक बर्ड है। ठीक है, सीगल एक पक्षी है। अगला, उस मछली का नाम बता दीजिए जिस मछली को इसके भाई सब पकड़ करके फाड़ रहे थे, तो उस मछली का नाम था दोस्तों हैरी। हैरी मछली को इसके भाई बहन पकड़ के क्या कर रहे थे, फाड़ रहे थे। थोड़ा सा इसका व्यू जान लेते हैं, ओवरव्यू, कि एक सीगल बर्ड होता है, एक पहाड़ की चोटी पे रहता है, तो इसके मम्मी पापा इसे उड़ाना चाहते हैं। तो ये सीगल बर्ड जो होता है दौड़ते दौड़ते जाता है पहाड़ की चोटी पर, और वहां से जैसे ही कूदने का प्रयास करता है, नीचे देखता है तो नीचे की गहराई को देखने के बाद इसके जो दिल में डर समा जाता है, और ये सोचता है मैं यहाँ से कूदूंगा तो बचूंगा नहीं। इस वजह से ये वापस मुड़ करके चला जाता है और यह वहां से कूदता नहीं है। तो होता क्या है कि एक दिन बीत जाता है, लेकिन इसके मम्मी पापा इसे डांटते हैं कि तुम अगर यहाँ से ऐसे नहीं जम करोगे, नहीं उड़ने का प्रयास करोगे तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इसके मम्मी पापा चले जाते हैं दूसरे पहाड़ पर, इसके भाई बहन भी चले जाते हैं, और अंततः ये जो सीगल बर्ड जो होता है वो सूने का और बीमार होने का बहाना बनाता है, अपनी माँ से मदद चिल्लाता है। इसकी माँ एक मछली को अपनी चोंच में पकड़ करके लेके आती है इसके पास, और जैसे मान लीजिए पहाड़ की चोटी है, तो इस पहाड़ की चोटी पर इसकी माँ आकर के यहीं रुक जाती है, और यहाँ हमारी सीगल बर्ड है। तो ये क्या करती है, अपनी चोंच में ये मछली पकड़ी और यहाँ से इसको देखती नहीं है, वहीं पे ऐसे उड़ रही होती है। तो ये सोचता है कि मेरी माँ कर क्या रही है, मेरी चोंच में वो मछली का टुकड़ा क्यों नहीं दे रही है। तो ये बेचारा गुस्से में क्या करता है, वहीं से छलांग लगा देता है, कूद जाता है, और वहाँ से जब छलांग लगाता है, कूदता है, तो ये सिर के बल नीचे गिरने लगता है, और अचानक से तेज हवाओं का झोंका आता है, इसके पेट से टकराता है। जब इसके पेट से टकराता है तो इसका जो पंख होता है वो पूरा फैल जाता है, और यह आसमान में उड़ने लगता है। इस तरीके से सीगल बर्ड उड़ने लगता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सीगल बर्ड को उड़ाने में मदद कौन किया था, तो सीगल बर्ड को उड़ाने में उसकी माँ ने क्या किया था, मदद किया था। इस लेसन से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सीगल क्या है, तो एक छोटा सा पक्षी है। उस मछली का नाम बता देंगे जिस मछली को इसके भाई बहन पकड़ के खा रहे थे, हैरी मछली। सीगल बर्ड को उड़ने में मदद कौन किया था, तो उसकी माँ मदद की थी। दोस्तों इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला जो हमारा लेसन है दोस्तों वो हमें पढ़ना है द ब्लैक एरोप्लेन। और द ब्लैक एरोप्लेन है, द ब्लैक एरोप्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस एरोप्लेन का नाम ही पूछता जा रहा है। चलिए समझते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन को लिखा किसने, फ्रेडरिक फॉर्सिथ जी। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ जी एक पायलट हैं, ठीक है। यह क्या करते हैं, एक काम करते हैं फ्रांस में।
फ्रांस शहर में काम करते हैं। तो फ्रांस शहर में एक बार इन्हें छुट्टी मिलती है, तो ये सोचते हैं अपने घर आने के लिए और अपने फैमिली से मिलने के लिए। तो रात के 1:30 बजे, यानी रात के 1:30 बजे क्या करते हैं, एक एरोप्लेन से, जिस एरोप्लेन का नाम होता है डकोटा DS-088, इस एरोप्लेन से क्या करते हैं, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए रात के 1:30 बजे रवाना होते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली से मिल करके अगले दिन क्या खाना था, एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। इसी वजह से वह रात के 1:30 बजे आती है। स्टार्टिंग में तो मौसम सब कुछ साफ होता है, या फ़ोन लगाते हैं किसको, तो पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन लगा करके मौसम का हाल पूछते हैं। और पेरिस कंट्रोल रूम में जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है वो इनसे कहती है कि आप सही रूट पे नहीं जा रहे हैं, आप 12 डिग्री क्या करिए, वेस्ट की तरफ मोड़ दीजिए, तो आप सही रूट पे हो जाएंगे। इसके बाद ये जाने लगते हैं और अचानक अपने सामने घने बादलों का, यानी घने काले बादलों का तूफान देखते हैं खड़ा होते हुए। तो ये क्या करते सोचते हैं मैं वापस कैसे जाऊँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पेरिस से 150 किलोमीटर दूर थे, इस वजह से सोचते वापस नहीं जाएंगे और उस घने काले बादलों से होकर के जाएंगे। तो उस बादल में जाते हैं, एक एरोप्लेन होता है ब्लैक एरोप्लेन, जिसका पार्ट का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। वह इनको क्या करता है, उस घने काले बादलों से इनको बचाने में इनकी मदद करता है। और ये जब आते हैं रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि उस एरोप्लेन के पायलट को मुझे बताइए कि वह कौन पायलट था जिसने मेरी जान बचाई। तो वह जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो नीचे से ऊपर देखने लगती है और सोचती है कि कहीं पागल नहीं हो गए हो, इतने घने तूफान में कोई पायलट जो है किसी की रडार, यानी किसी एरोप्लेन की रडार मुझे ऊपर दिखाई नहीं दे रही थी, तुम्हारी ही इकलौती जो प्लेन थी वो मुझे रडार में दिखाई दे रही थी और दूसरा कोई आसमान में उड़ नहीं रहा था। इस वजह से बेचारा शौक हो जाता है और आजीवन कभी यह उस इंसान को, कभी वह उस पायलट को जो है कभी धन्यवाद नहीं कर पाता। तो इस लेसन से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं होते हैं दोस्तों। उसकी जहाज का नाम बता दीजिए, डकोटा DS-088। कितने बजे यह अपने एरोप्लेन को उड़ा करके जाता है, तो 1:30 बजे AM में, सुबह में। और यह क्या किससे मिलने जाता है, अपने फैमिली से। तो फैमिली से मिल करके क्या करता है, एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करता है। कहाँ से कहाँ जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड। किस कंट्रोल रूम को फोन किया था, तो पेरिस कंट्रोल रूम। रिसेप्शनिस्ट ने इससे क्या कहा था, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ने के लिए। यह पेरिस से कितना दूर आ गया था, 150 किलोमीटर दूर आ गया था। अगला जो लेसन है दोस्तों, उससे क्या बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, समझते हैं। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक को लिखा कौन है, एनलीज मैरी फ्रैंक। इसका पूरा नाम है एनलीज मैरी फ्रैंक और शॉर्ट नेम है इसका एन फ्रैंक। तो समझते हैं दोस्तों एन फ्रैंक के बारे में। देखिए एन फ्रैंक जो लड़की है वो एक ज्यूइश गर्ल है। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि एन फ्रैंक कौन थी, तो ज्यूइश गर्ल थी। एन फ्रैंक के पिता का नाम है ओटो फ्रैंक, इसकी माँ का नाम है एडिथ होलियंडर फ्रैंक, इसकी बहन का नाम है मार्गाट फ्रैंक, इसकी बहन का नाम है दोस्तों मार्गाट फ्रैंक। और मार्गाट फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में हुआ है। और एन फ्रैंक जो है 12 जून 1929 को पैदा हुई है और इसकी मौत जो है 1945 फरवरी मार्च टाइफाइड की वजह से हुई है। यानी एन फ्रैंक की जो मौत है वो किस बीमारी से हुई है, तो यह टाइफाइड से मरी है 1945 में। और मंथ है फरवरी मार्च, क्लियर नहीं फरवरी में या मार्च में, तो फरवरी मार्च ही होता है, ठीक है। अगला एक चीज़ और समझते हैं दोस्तों कि जब ये पैदा होती है 1929 ईस्वी में, तो 1929 ईस्वी में पैदा होती है। तो ये जब छोटी रहती है तो जहाँ पढ़ने जाती है वहाँ पे इसकी एक टीचर रहती है, हेड मिस्ट्रेस। तो इसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम होता है क्या, मिसेस क्यूपरस। इसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम होता है मिसेस क्यूपरस। जब ये वहाँ स्कूल से निकलती है तो मिसेस क्यूपरस और एन फ्रैंक के दोनों के आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि अपने टीचर की बहुत ज़्यादा चहेती बन गई थी, बहुत ज़्यादा लाडली बन गई थी। इस वजह से लोग इसको प्यार करते थे। और बाकी मतलब जो है इसके यानी मिसेस क्यूपरस की आंखों में और एन फ्रैंक की आंखों में, दोनों के आंखों में क्या थे, आंसू थे। और इसके बाद जब एन फ्रैंक यानी 1933 में, यानी जब एन फ्रैंक 5 साल की हुई, ठीक है, 4 साल की हुई, तो 1933 में इसके पिताजी हॉलैंड चले गए। रीजन ये था कि ये लोग यहूदी थे और उस समय जर्मनी में शासन चल रहा था हिटलर का। तो इसके पिताजी वहाँ से हॉलैंड चले गए, बस गए। इनकी माता जी सितंबर में वहाँ चली गई। जब यह 1933 में वहाँ गए थे तो एन फ्रैंक को इसके दादी के वहाँ आकिन में रहने के लिए अपनी बहन के साथ चली गई। लेकिन सितंबर में इसकी माँ वहाँ चली गई, दिसंबर में इसकी सिस्टर वहाँ चली गई और फरवरी में एन फ्रैंक अंततः वहाँ चली गई, क्योंकि फरवरी में इसकी बहन का बर्थडे था। तो अपनी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यह वहाँ चली गई। और एन फ्रैंक जब वहाँ जाती है तो इसे पता क्या चलता है कि 1941 ईस्वी में इसकी दादी माँ बीमार हो जाती हैं और इसकी दादी माँ का ऑपरेशन होता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती और 1942 में इसकी दादी माँ की डेथ हो जाती है। तो जब 1942 में इसकी दादी माँ की डेथ होती है तो 1942 में ही एन फ्रैंक क्या करती है, यह 1942 में अपना जब जन्मदिन मना रही होती है तो कोई इंसान इसे एक डायरी देता है और यह उस डायरी को एक नाम देती है किट्टी। यह कहती क्या है कि यह जो डायरी है मेरी सबसे पसंदीदा डायरी बनेगी और इस डायरी को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानूंगी। और यह डायरी की शुरुआत करती है लिखना 12 जनवरी 1944 से, यानी डायरी का डेट था 12 जनवरी 1944 से। 12 जनवरी 20 जून शनिवार का दिन था और 1942 से लेकर के 1944 के बीच में उसमें डेटिंग मेंशन किया गया था।
ठीक है। एक चीज और समझिए दोस्तों, डायरी का ओरिजिनल लैंग्वेज था, वो डायरी लिखी थी ओरिजिनल लैंग्वेज था ये डच भाषा में, और डायरी को लिखी थी, ठीक है। डायरी को ओरिजिनल लैंग्वेज लिखा था डच भाषा में, और डायरी को उसके पिताजी ने पब्लिश कराया था द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से, द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से इसके पिताजी ने उस डायरी को पब्लिश कराया था। और ये पब्लिश कराया था किस लैंग्वेज में, तो इसको पब्लिश कराया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको पब्लिश कराया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। दूसरा चीज, एन फ्रैंक जब उस डायरी को लिखना शुरुआत की थी तो उस डायरी में अपना परिचय पहले दी थी, यानी बाई उस डायरी की शुरुआत जब की थी तो बाई गिविंग हर इंट्रोडक्शन अपना परिचय देने के साथ शुरू की थी। और डायरी में ये अपने पिताजी को क्या कहती है, मोस्ट एडोरेबल फादर कही है, अपने पिताजी को दुनिया का सबसे पूजनीय पिता मानी है, अपने पिता को बहुत अच्छा पिता मानती है, ठीक है। एन फ्रैंक जिस विद्यालय में पढ़ती थी उस विद्यालय में थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो जिस विद्यालय में पढ़ती थी टोटल उस विद्यालय में 9 टीचर पढ़ाते थे, जिसमें 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, यानी 7 मेल टीचर थे और 2 फीमेल टीचर थे। जिनमें जो मेल टीचर थे, एन फ्रैंक को एक सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था, मैथ से, और मैथ के इसके टीचर थे कौन, मिस्टर कीजिंग साहब। और ये थोड़े से खड़ूस टाइप के थे, खड़ूस इन द सेंस हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि अगर इनके पढ़ाते समय कोई लड़का कुछ भी डिस्टर्बेंस करता था तो वो उसे तुरंत ही क्या करते थे, होमवर्क दे देते थे। तो एन फ्रैंक क्या करती थी, यह थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती, तो एक बार यह इसे काम दिए थे, पाला इससे दिए थे चैटर बॉक्स पे बातों दिशा कैसे लिखने के लिए। तो एन फ्रैंक बड़ा ही शानदार तरीके से लिख के लाई थी इससे, और इससे में लिखी क्या थी कि देखिए सर, बात करना विद्यार्थी का सर्वोत्तम क्वालिटी है और एक विद्यार्थी कभी बात करना छोड़ नहीं सकता। और दूसरा चीज ये लिखी थी कि विरासत में मैं अपनी बात करना माँ से सीखी हूँ, तो विरासत में मिली हुई गुणों को इंसान कैसे छोड़ सकता है। कुछ दिनों तक एन फ्रैंक को कोई काम नहीं मिला, लेकिन अगले दिन फिर बात ये जब कर रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, तो इसको दोबारा इससे लिखनी थी। एंड इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसी बातूनी लड़की जिसको सुधारा ना जा सके। फिर तीसरा ऐसे दिया गया किसने, यानी तीसरा ऐसे दिया क्वैक 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 सेंड मैसेज चैटर बॉक्स। इस हिस्से को इसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था सैनी, इसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था सैनी, और सैनी किस मॉडल में, एक फनी पोयम के मॉडल में, यानी एक फनी पोयम मॉडल में, ठीक है, एक फनी पोयम मॉडल में इसको क्या की थी, उस एस्से को लिखवाई थी, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है दोस्तों अगर इस लेसन से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं बनता इस लेसन से, नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो लेसन है वो हमारा है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 चैप्टर है। ए बेकर फ्रॉम गोवा क्या है, लूसियो रोड्रिग्स इसको लिखे हैं। एक बात और समझिए दोस्तों कि इसमें जिसकी कहानी है जिसका नाम है बेकर, बेकर को किस नाम से जानते हैं, तो बेकर को हम जानते हैं पेडर नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जान लीजिएगा कि बेकर को किस नाम से जानते हैं, पेडर नाम से। और बेकर जो कपड़ा पहनता है उसके कपड़े को हम क्या कहते हैं, कबाई कहते हैं। बेकर एक दिन में कितनी बार दिखाई देता है, तो यह एक दिन में 2 बार दिखाई देता है। बेकर को वहाँ के लोग यानी गोवा के लोग इसको क्या मानते हैं, मित्र मानते हैं, साथी मानते हैं और मार्गदर्शक मानते हैं, यानी फ्रेंड, कंपनियन और गाइडर तीनों मानते हैं, ठीक है। बेकर जो है ये जब भी सामान बेचने जाता है तो ये क्या करता है, शादी विवाहों में क्या बेचता है, ज़्यादातर सैंडविच बना करके, स्वीट ब्रेड बना करके बेचता है। और वहाँ के शादी विवाहों में क्या मिलता है, वहाँ के शादी विवाह में एक प्रकार की मिठाई मिलती है जिसको हम कहते हैं बोल। और वहाँ के क्रिसमस के फेस्टिवल पर गोवा में केक और बोलिनाज बहुत ज़्यादा फेमस है। और गोवा में नौकरानियों को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो गोवा में नौकरानियों को पास्टी या बास्टी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बेकर जो अपने साथ बम्बू लेके चलता है, उस बम्बू को जब रास्ते पर पटकते हुए चलता है तो बम्बू से एक साउंड उत्पन्न होता है जिस साउंड को कहते हैं झंग झंग। इस साउंड का नाम है दोस्तों झंग झंग, ठीक है, यानी अपनी बांस की फटी से वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। आई होप दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता और ज्यादातर यही क्वेश्चन बनता है। बेकर को किस नाम से जानते हैं, पेडर नाम से। बेकर का ड्रेस क्या है, कबाई। बेकर जो है गोवा के लोगों के लिए क्या है, तो फ्रेंड है, कंपनियन है, गाइडर है। यही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला जो लेसन है दोस्तों वो हमारा है क्या, कुर्ग। और कुर्ग से क्या क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, समझिए लोकेश एब्रॉल का। तो कुर्ग क्या है, कुर्ग जो है कर्नाटक और मैंगलोर के बीच में स्थित है। और यह लोकेश एब्रॉल जी मानते हैं कि कुर्ग जो है यह कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है, ठीक है। यानी कुर्ग में 30% हिस्सा जंगल से ढका हुआ है, इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और वहाँ मानसून के दौरान अर्थात सितंबर से लेकर के मार्च महीने के दौरान वहाँ कोई घूमने नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कुर्ग के लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको कुकिया या कुकिया कहते हैं। अब रीजन ये है कि कुर्ग के जो लोग होते हैं उनको 2 लोगों के वंशज माने जाते हैं, एक तो यूनान के वंशज और दूसरा अरबियों के वंशज माने जाते हैं। यूनान के वंशज इसलिए माने जाते हैं क्योंकि एक बार अलेक्जेंडर की आर्मी वहां पर आई थी और अलेक्जेंडर की आर्मी आकर के क्या की थी, वहीं पे बस गई थी, लोकल स्त्रियों से शादी कर लिए थे। इसी वजह से वहाँ के लोग मानते हैं कि ये लोग क्या हैं, यूनान के वंशज हैं। दूसरा, कुर्ग के लोग जैसा कपड़ा पहनते हैं वैसा अरब में लोग कपड़ा पहनते हैं, कमर पे कमरबंद लगाते हैं।
इस वजह से लोग मानते हैं कि ये लोग कहाँ के वंशज हैं, अरबियों के वंशज हैं। दूसरा चीज, कुर्ग का क्यों फेमस है? कुर्ग अपने काफी के लिए और मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कुर्ग में जो है रिवर राफ्टिंग किया जाता है, यानी नदियों में चलाया जाता है, और कैनोइंग किया जाता है, मतलब छोटी छोटी नावों को नदियों में चलाया जाता है। माउंट बाइकिंग किया जाता है, यानी पर्वतों पर माउंट बाइकिंग किया जाता है, यानी कुर्ग में नदियों में नावों को चलाया जाता है, छोटी छोटी नावों को भी चलाया जाता है, बड़ी बड़ी नावों को भी चलाया जाता है, और पर्वतों पर लोग बाइक भी चलाने का काम करते हैं। अगला, कुर्ग में दो फेमस प्लेस है, एक है ब्रह्मगिरी हिल और दूसरा है निसारक धामा। निसारक धामा पर यानी ब्रह्मगिरी हिल से जाने पर एक 64 एकड़ का पुल दिखाई देता है। ये 64 एकड़ का पुल है दोस्तों, जहां से निसारक धामा दिखाई देगा, और निसारक धामा से आप वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बाइलाकुप्पे दिखाई देगा, एक प्लेस जहां बाइलाकुप्पे से देखने पर आपको बौद्ध भिक्षु दिखाई देंगे। बौद्ध भिक्षु कैसा कपड़ा पहनते हैं? तो लाल, गेरुआ और पीले कलर का कपड़ा पहनते हैं। दोस्तों अगर इसमें बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन बनना होगा ज्यादा से ज्यादा, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसका ड्रेस यानी कुर्ग के लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो कुपिया या कुफिया, और वह कुर्ग किस लिए फेमस है? काफी और स्पेसिस के लिए। और कुर्ग, एक क्वेश्चन और बनता है कि कुर्ग में क्या क्या किया जाता है? रिवर राफ्टिंग होता है, कैनोइंग होता है और माउंटेन बाइकिंग होता है। एक चीज और दोस्तों, जनरल करियप्पा यानी जनरल करियप्पा ऐसा पहला शख्स था जो पहला कुर्गी था, और वह क्या था? जनरल, हिंदुस्तान का जनरल भी बना था, आर्मी का जनरल भी बना था। एक चीज और है कि कुर्ग के लोगों को बिना हथियार, बिना लाइसेंस के हथियार रखने का अधिकार है। रीजन ये है कि वहाँ जंगल ज्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से जंगली जानवर ज्यादा आते हैं, तो वहाँ के लोग लाइसेंस नहीं रखते, हथियार जरूर रखते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा लेसन है वो आता है किससे? है अटी फ्रॉम असम से, जिससे लिखे अरूप कुमार दत्त। और इससे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है? देखिए, इससे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यही बन सकता है दोस्तों कि प्रांजल और राजवीर कौन थे। तो प्रांजल और ये जो राजवीर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये प्रांजल और राजवीर दो दोस्त थे, और ये दोनों कहाँ पढ़ते थे? तो नई दिल्ली में पढ़ते थे। और नई दिल्ली में गर्मी की छुट्टी हुई थी, तो इस वजह से जो राजवीर को, प्रांजल ने राजवीर को आमंत्रित किया था कि चलो मेरे साथ तुम असम चलते हैं। तो ये असम लेके चलते हैं। तो ये जब असम चलते हैं तो प्रांजल के पिता का नाम क्या है? मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ क्या है? मैनेजर है टी गार्डन के, टी बागीचे के क्या है? एक मैनेजर है। जब ये सब जाते हैं तो आप एक चाय वाला आता है, और चाय वाला जब आता है तो राजवीर कहता है तुमको पता है कि एक दिन में 80 करोड़ से ज्यादा कप चाय लोग पीते हैं? ये कहता है मुझे तो नहीं पता। ठीक है, उसके बाद ये सब के सब लगते हैं कि किताब पढ़ने। तो वहाँ पे जो राजवीर, जो प्रांजल होता है वो एक लगता है डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ने। डिटेक्टिव नॉवेल प्रांजल पढ़ने लगता है, लेकिन राजवीर उसे बताने लगता है कि स्टोरी क्या बताता है? चाय के बारे में वो एक कहानी बताता है कि एक चाइना के एक सम्राट थे, जब एक बार जंगल में जा रहे थे तो उन्हें प्यास लग गया था, तो उन्हें गर्म पानी पीने का शौक था। तो वो क्या करते थे कि अपने कोर्टियर्स को कहे, अपने सोल्जर्स को कहे कि जाके पानी गर्माओ। तो सब जिस पेड़ के नीचे पानी को गर्माए थे, उस पेड़ की कुछ पत्तियां उसमें टूट के गिर गई थी, इसलिए लोग मानते हैं कि वहीं से चाय की उत्पत्ति हुई। दूसरा, ये एक और स्टोरी मानी जाती है, क्या एक मानी जाती है हिंदुस्तान के बोधि धर्मन से। एक बोधि धर्मन थे, जो बोधि धर्मन क्या किए थे, वह एक बार वो ध्यान मग्न में लीन थे, तो उन्हें जो है नींद आ रहा था, तो अपने आंखों की पलकों को काट के फेंक दिया और उसी पे 10 चाय की पत्ती उग गई। कुछ लोग ये मानते हैं। दूसरा चीज, चाय जो शब्द है वो चाइना शब्द से लिया गया है, यानी चाय जो शब्द है वो चाय चाइना का एक शब्द है, और चाइना के दो शब्दों से मिलकर के बना है चाय और प्लस चीनी। चाय प्लस चीनी शब्दों से मिलकर के ये बना है। ठीक है, और इसके पिताजी जब ये बात करते करते मरियानी जंक्शन पे पहुंचे थे, तो इसके पिताजी वहां पर इसे क्या करने आए थे? रिसीव करने आए थे। अगर इस लेसन से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो लेसन है हमारा वो आता है किससे? है मिजविल द ओटर से। और मिजविल द ओटर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये आपके सिलेबस में इस साल नया है। नया इस वजह से है क्योंकि पिछले साल ये कोरोना की वजह से निकल गया था, लेकिन इस साल कोरोना नहीं है, तो इस लेसन को ऐड किया गया है। इसलिए हम आपको इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रख दिए, हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लें, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैंने उसको ले लिया है। चलिए समझते हैं। मिजविल द ओटर, इसको लिखा मैंने गेविन मैक्सवेल। तो गेविन मैक्सवेल कहाँ रहता था? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि गेविन मैक्सवेल कहाँ रहता था? तो गेविन मैक्सवेल कैम्प्सफर्ना में रहता था। कैम्प्सफर्ना कहाँ है? तो कैम्प्सफर्ना आपका स्कॉटलैंड में है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए। गेविन मैक्सवेल के कुत्ते का क्या नाम था? तो गेविन मैक्सवेल के कुत्ते का नाम था जॉनी। उसके मरने पर बहुत ज्यादा उदास हो गया था, और यह एक बार जा रहा था 1956 में सदर्न इराक का यह ट्रेवल कर रहा था, तो अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तो वहाँ पे इसे, चूंकि ये अपने दोस्त से कहा कि मैं एक उदबिलाव पालना चाहता हूँ, एक ओटर पालना चाहता हूँ, मिजविल पालना चाहता हूँ, तो कहता है ठीक है तुम एक ओटर पालना चाहते हो तो तुम्हें टिग्रिस
के दलदल में ओटर क्या करेगा, आसानी से मिल जाएगा। किसके दलदल में, तो टिग्रिस के दलदल में ओटर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब ये सदर इराक जाता है तो जिस काम से जाता है शायद इसका काम हो नहीं पाता, इसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जब वह वहीं पे एक कमरा लिया रहता है, हायर किया होता है, तो वहाँ पे जाता है, अंदर कमरे में देखता है 2 अरब यानी 2 अरब के लोग आए होते हैं, एक बोरे में क्या करते हैं, मिजबिल को लेके आए रहते हैं। तो वहाँ पर जब वो मिजबिल को पहली बार देखता है तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखाई देता है, क्योंकि मिजबिल एक पानी में रहने वाला जीव है और वो कचड़े से हमेशा सना रहता है। यह क्या करता है कि उसे देखता है और मिजबिल का साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है लुट्रोगेल पर्सपिसिलेक्टा मैक्सवेली, यानी लुट्रोगेल पर्सपिसिलेक्टा मैक्सवेली ये उसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद वह मिजबिल जो है यानी ओटर जो है उद्बिलाव, इसका नाम ये मिजबिल रखता है और इसके बाद यह इसके साथ खेलने लगता है। तो मिजबिल का पसंदीदा गेम क्या था दोस्तों, किसके साथ खेलता था, कि यह गोली के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था, अपने पेट पर ऐसे गोली ले लेता था और ऐसे इधर उधर करता था, इस तरीके से वह खेलता था। इसके अतिरिक्त जब वो मिजबिल को पा जाता है तो वह उसे लेके आना चाहता है कहाँ, अपने कैम्पस्फर्ना में, स्कॉटलैंड में। तो यह उसे 18 इंच के बक्से में बंद करता है, लेकिन वो पूरा का पूरा बक्सा जो है खून से सन जाता है, उसे बाहर निकालता है और वहाँ से आता है कहाँ, लंदन। और लंदन में कितना दिन तक रहता है, तो लंदन में 1 महीने तक ये रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर इस लेसन से क्वेश्चन बनता है तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मैडम राइड्स ऑन द बस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है बलिकानंद का, ये पिछले साल भी था और इस साल भी है, तो इससे क्वेश्चन बनने के आसार हैं। 4 नंबर में या 6 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। चलिए समझते हैं कि इसमें है क्या। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है बल्लिया में। बल्लिया में 8 साल की लड़की है, उसका निक नेम है बल्ली। और बल्ली जो है उसके जीवन का एकमात्र सपना है बस की सवारी करना, यानी गांव से शहर की सवारी करना। तो ये क्या करती है, पूरा पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि मैं बस की सवारी कैसे करूँ। तो इन्फॉर्मेशन में पाती क्या है कि गांव से शहर की जो दूरी थी वो कितने मील की थी, वो 6 मील की थी। फिर यह और चीज़ें जानकारी लेती है, जानकारी पाती है क्या है कि एक तरफ का किराया 30 पैसा, दोनों तरफ का किराया 60 पैसा। ठीक है, ये एक चीज़ और सोचती है कि इसकी माँ जो है, इसकी माँ 1 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक सोती हैं। तो बल्ली क्या करती है, अक्सर कर, चूँकि इसका कोई दोस्त नहीं होता है, तो बल्ली अक्सर कर करती क्या है कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर के वो क्या करती है, इधर उधर बाहर की चीज़ों को देखती रहती है और उसी में यह टाइम स्पेंड करती है। और दूसरा चीज़ यह सोचती है कि यह 1 बजे की अगर बस को पकड़ेगी तो यह शहर पहुंच जाएगी, क्योंकि बस को पहुंचने में, शहर पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं। ये सोचती है 1 बजे की बस पकड़ेगी और 1:45 पे शहर पहुंच जाएगी और वहाँ 15 मिनट रुकेगी, फिर 2 बजे की बस पकड़ेगी तो 2:45 पे घर आ जाएगी और अपनी माँ को बिना बताए शहर की यात्रा करके वापस आ जाएगी। ये जाती है और बस कंडक्टर से मिलती है। तो बस कंडक्टर कैसा आदमी होता है, यह एक हेल्पफुल पर्सन होता है। बल्ली जब इधर से जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा वो हैप्पी रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि वह एक गाय को देखती है। लेकिन जब उधर से रिटर्न होती है तो उदास हो जाती है। क्यों, क्योंकि गाय को, जिस गाय को देखती है वह गाय क्या हो जाती है, मर जाती है। जब इधर से जाती है तो वह बस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखती है, जैसे सीट को देखती है, सीट माने बस में लगी घड़ी को देखती है, कांच की खिड़की को देखती है। जब उधर से रिटर्न वापस आती है तो बल्ली क्या देखती है कि यह घर पहुँचती है कितने बजे, 3:40 में पहुँचती है। उस समय इसकी माँ जग गई होती है और जिस मौसम में जाती है, उस कौन से मौसम में जाती है, तो बसंत ऋतु के मौसम में जाती है। दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, द सर्मन एट बनारस से। द सर्मन एट बनारस को लिखा कौन है, बेटी रेंसा। ये कहानी है गौतम बुद्ध की और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम के पिताजी का नाम पूछ सकता है राजा सुद्धोधन, इनकी माँ का नाम महामाया, इनकी देवी का नाम यशोदा, इनके बेटे का नाम राहुल। ठीक है, 12 साल की अवस्था में गौतम बुद्ध स्टडी करने चले जाते हैं, पढ़ने चले जाते हैं और 12 साल के बाद जब वापस लौटते हैं तो इनके पिताजी मात्र 16 साल की अवस्था में इनकी शादी कर देते हैं। और शादी के 10 सालों तक, यानी शादी के 10 साल बाद, 10 साल तक ये अपना जीवन सुखी तरीके से व्यतीत करते हैं। लेकिन जब ये 25 साल के होते हैं तो यह एक रात में क्या करते हैं, 25 साल की अवस्था में गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद अपने राजमहल को छोड़ देते हैं और त्याग देते हैं हमेशा के लिए। और इसके बाद 25 साल की अवस्था के बाद जब ये अपना महल त्याग देते हैं तो 7 साल तक ये मोक्ष की प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में इधर उधर भटकते रहते हैं। 7 साल तक भटकने के बाद अंततः यह एक पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठते हैं। इसके पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठते हैं और 7 दिन तक वहाँ बैठ करके वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कसम खाते हैं कि जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक उस पीपल के वृक्ष के नीचे से उठेंगे नहीं। और 7 दिन तक मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद उस वह पीपल के पेड़ को नाम देते हैं, जो बनियान ट्री है, जो पीपल का पेड़ है, उसे वो नाम देते हैं द बोधि ट्री। और बोधि ट्री को हम जानते हैं द नॉलेज ऑफ द ट्री, यानी ज्ञान के वृक्ष के नाम से, द नॉलेज ट्री। ठीक है दोस्तों, द नॉलेज ट्री के नाम से जानते हैं।
ठीक है। अगला चीज इसमें दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों कीसा गौतमी। कीसा गौतमी कौन है? तो कीसा गौतमी एक ऐसी महिला है जिसका बेटा मर गया है और पागलों की तरह वो अपने बेटे को जिंदा कराना चाहती है। तो एक साधु से मिलती है, साधु कहता है जाओ तुम शाक्य मुनि के पास, यानी गौतम बुद्ध का दूसरा नाम है क्या दोस्तों? शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि के पास वो भेजता है। तो जब वो जाती है उनके पास तो उनसे कहती है कि मेरे बेटे को जिंदा करा दीजिए आप किसी तरीके से। तो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा करा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक मुट्ठी सरसों ऐसे घर से लाना पड़ेगा जिसके घर में आज तक किसी की डेथ न हुई हो। तो इसके बाद होता क्या है कि ये जाती है, लेकिन बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। जब एक मुट्ठी सरसों नहीं मिलता है तो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा वेरी हो जाती है, थक जाती है और ये बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। उसके बाद जब ये आती है तो गौतम बुद्ध इसे समझाते हैं कि देखो मौत निश्चित है, जो चीज इस दुनिया में पैदा हुई है वो अब मरेगी। तो उसे कई सारा एग्जाम्पल भी देते हैं। देखो जैसे कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाता है तो जीवन भर नहीं चलता, वो एक ना एक दिन फूट जाता है। जैसे एक पेड़ पे फल जब पक जाता है तो फल जो है पेड़ से नीचे गिर जाता है, उसी तरीके से लाइफ है इस दुनिया में, जिसका जन्म हुआ उसकी मौत निश्चित है। अंततः कीसा गौतमी इस बात को समझ जाती है और अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देती है। आई होप, मुझे लगता है कि दोस्तों इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपका ऑब्जेक्टिव में कोई मिस्टेक नहीं होगा। देखिए दोस्तों अगला और अंतिम लेसन, ये भी आपके लेसन में इस साल नया जुड़ा है, पिछले साल कोरोना की वजह से निकल गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसको टच कर लेते हैं। द प्रपोजल, एंटन चेखोव लिखे हैं। ये कहानी आई कहाँ से है? ये कहानी हमारी रसिया से आई है, रूस से। दूसरा, इस कहानी में चुमको कौन है? चुमको एक लैंड ओनर है। और चुमको कौन है? तो चुमको अगर आप कह सकते हो तो नतालिया का पिता है। नतालिया कितने साल की है? तो 25 साल की है। लोमो कौन है? चुमको का पड़ोसी है, इसकी एज कितनी है? 35 साल। और लोमो जो है इसे एक बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। लोमो को एक हार्ट की दिल का दौरा पड़ने की समस्या है। और लोमो जो है प्यार में पागल है, किसके? ये नतालिया के प्यार में पागल है, उससे प्यार करता है, लेकिन ये कभी उसे प्रपोज नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये जब जाता है उसे प्रपोज करने, तो इसे प्रपोज नहीं कर पाता, दोनों झगड़ा कर लेते हैं। तो किस जमीन को लेकर झगड़ा करते हैं? उस जमीन का नाम क्या है? जिस जमीन को लेकर के झगड़ा करते हैं उस जमीन का नाम होता है क्या? ऑक्सन मीडो। ऑक्सन मीडो जो जमीन है उस जमीन को लेकर झगड़ा करते हैं। और नतालिया भी इसे पसंद करती है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है आप में कि नतालिया उसके प्यार में किस तरीके से है? तो नतालिया लोगों के प्यार में बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसी है। और लव सिक कैट है, यानी नतालिया जो है लोगों के प्यार में बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसी है। तो दूसरा चीज, जो लोमो है, लोमो के कुत्ते का क्या नाम है? तो लोमो के कुत्ते का नाम है गेस। और उस कुत्ते को कितने रूबल में खरीदा है? तो 125 रूबल में खरीदा है। अगला स्क्वीजर, स्क्वीजर किसका कुत्ता है? तो ये चुमको का कुत्ता है। इस कुत्ते को कितने रूबल में खरीदा है? 85 रूबल में खरीदा है। दोस्तों अगर चूंकि स्टोरी तो बहुत बड़ी है तो हम उतना बड़ा नहीं पढ़ा सकते आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपको बता दिया। और मुझे लगता है इस लेसन से आपको समस्या नहीं होगी। और अगर इस लेसन से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं बनेगा। दोस्तों थोड़ा सा बोरिंग सा महसूस हो रहा होगा। एक जोक सुन लीजिए। एक आदमी था और वह आदमी पहली बार गाँव में आया था। तो जब पहली बार गाँव में आया था तो एक जगह गया और एक जगह एक हांडी में दही रखा हुआ था। तो हांडी में दही रखा हुआ था तो वहाँ जाता है और उससे पूछता है व्हाट इज दिस मैन? तो बेचारा जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार का मालिक होता है, कहता है इस ससुराल से क्या कहें, हमको तो अंग्रेजी आता नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज दिस मैन। तो वो बेचारा सरप्राइज हो जाता है, कहता है दिस इज दही हवे सर। दिस इज दही हवे सर। तो वो जो अंग्रेज रहता है फिर पूछता है व्हाट इज दही मैन? दही क्या होता है अंग्रेजी में? फिर पूछता है व्हाट इज दही मैन। और फिर बेचारा सर खुजलाने लगता है, इस ससुरा को जवाब कैसे दें हम? ये पूछ रहा है व्हाट इज दही मैन, तो कहता है सर when दूध sleep with joran at night then morning become very tight sir and when you eat छूछ है then your दांत become very good sir, that is called दही sir। क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में, वो क्या बनता है दोस्तों? वो बनता है करेक्ट स्पेलिंग से। करेक्ट स्पेलिंग से एक क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट स्पेलिंग से इसको थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। करेक्ट स्पेलिंग से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जैसे ये स्पेलिंग पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन्हीं स्पेलिंगों में से कोई एक पूछ लेता है कि कौन सा करेक्ट है। जैसे बिलीव का स्पेलिंग देख लीजिए, BELIEVE होता है। उसी तरीके से डिसीव, रिसीव, क्रिएटिव, नेबर, पेशेंट, मेडिसिन, सर्कुलर, इमीडिएटली, फॉरेन, एक्सरसाइज, डिसीजन, ग्रामर, इंपॉर्टेंट, सोसाइटी, टंग, अचीव, अबांडेंस, अटेंडेंस, एक्वेंटेंस, एक्सेप्टेंस, नॉलेज, सर्वेंट, ब्लंडर, थंडर, वंडर, स्प्लेंडर, इन सब की जो स्पेलिंग है वो इस तरीके से होती है। और इस बीच में कहीं भी स्पेलिंग में एरर दे देता है। इसी को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपका आसानी से 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए दोस्तों, अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का, वो बनता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अनेक शब्दों के एक शब्द से। और ये 5-6 वर्ड हैं जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे कह रहा है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि आप नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप क्या हुए हैं, आप क्या हैं, क्यूरियस हैं, आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं। अगला, सीता सिंग्स वेरी गुड। मान लीजिए कोई लड़की है जो बहुत अच्छा गाती है, वो क्या हो सकती है, सिंगर हो सकती है। इफ़ यू राइट अ बुक, यदि आप एक किताब लिखते हैं तो किताब लिखते हैं तो आप क्या है, लेखक हैं, आथर या राइटर हैं। इफ़ यू कैन नॉट रीड एंड राइट, यदि आप न तो लिख सकते हैं न तो पढ़ सकते हैं तो आप क्या हैं, अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं। इफ़ यू डू नॉट वर्क, यदि आप काम नहीं करते तो आप क्या है, लेजी हैं, आलसी हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप क्या है, परिश्रमी हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, लेबोरियस। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। देखिए, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है किससे, रीऑर्डरिंग से। बोर्ड एग्जाम में रीऑर्डरिंग का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों 1 नंबर का। और रीऑर्डरिंग का ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर कभी भी रीऑर्डरिंग आपसे पूछे तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। इसी ट्रिक से आप बनाएंगे तो बन जाएगा। जैसे सबसे पहले रीऑर्डरिंग बनाने के लिए आपको या तो सब्जेक्ट चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, या फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड चाहिए। ठीक उसी वजह से उसी तरीके से वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका रीऑर्डरिंग हम बना रहे हैं तो कैसे बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, वी। अब वी हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे तो वी शुड हो गया। ठीक है, वी शुड। उसके बाद मेन वर्ब ढूंढेंगे, ओबे हो गया, वी शुड ओबे। ठीक है, वी शुड ओबे द। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रैफिक, वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक के नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यानी आपने देखा क्या दोस्तों, कभी भी रीऑर्डरिंग बनाना होगा तो इस फार्मूले पे आप लगाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड पे, ये आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, क्या बनता है, वो हमारा एडजेक्टिव से बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि फाइंड द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ढूंढिए। तो एडजेक्टिव ढूंढने के लिए आपको 2 बातें याद होना चाहिए। कोई भी शब्द अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है तो क्या है, वही हमारा एडजेक्टिव है। और नाउन क्या है, जितना भी चीज़ विजिबल है, जिसे आप महसूस करते हो, वो सब नाउन है। जैसे मान लीजिए हिम आपका प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन से पहले क्या है, ग्रेटेड। ठीक है, अ काइंड मैन, अ काइंड मैन, मैन क्या है, आदमी, ये ग्रेटेड आपका वर्ब हो जाएगा। तो आदमी क्या है, आदमी आपका नाउन हो गया। तो नाउन ये मैन कैसा था, तो आप कहेंगे काइंड था। तो अगर इसमें पूछें कि इसमें एडजेक्टिव कहाँ दिया है तो आपने पता कर लिया कि कौन सा एडजेक्टिव इसमें जो काइंड है वही आपका एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए हमने कहा क्या कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता होता है। दूसरा वाला सेंटेंस है, ही सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की को देखा। तो लड़की आपका नाउन हो गया। तो लड़की कैसी थी, तो आप कहेंगे सुंदर थी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ढूंढने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है 1 नंबर का। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। दोस्तों, आप सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सर्च करिएगा, उसके पहले वाला जो शब्द होगा वही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अगला दोस्तों हम जो क्वेश्चन समझने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में आता है 1 नंबर का, वर्ब फिलिंग। वर्ब फिलिंग में आपको कितना रूल पढ़ना है और कितना रूल अगर आप पढ़ लें तो आपका आसानी से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6 रूल अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 रूलों में से कोई एक रूल आपको मैच कर जाएगा। जैसे अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके का सेंटेंस दिया, वी वांट्स टू, हाँ की, ऐसे कोई सेंटेंस दिया वांट्स टू, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर कभी भी जो ब्रैकेट में दिया होगा टू लग गया है तो ब्रैकेट वाला जो शब्द है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो प्लेड है तो वो बन जाएगा क्या दोस्तों, प्ले बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर टू लगा है तो ये टू होता है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव के बाद जो होता है वो क्रिया जो है फर्स्ट फॉर्म में चली जाती है। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में एस्टरडे का प्रयोग होगा, किसी सेंटेंस में एस्टरडे का प्रयोग होगा तो जो ब्रैकेट में होगा वो आपका किस में आ जाएगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सा। अगला चीज, अगर किसी सेंटेंस में टुमारो का प्रयोग होगा तो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता होगा विल या सेल लगता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो ये सेल तो लगा है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है। अगर किसी सेंटेंस में हैज या हैव, हैज हैव हैड का प्रयोग होता है तो जो क्रिया है वो थर्ड फॉर्म में चली जाती है। कब दोस्तों, जब हैज हैव हैड का प्रयोग होगा तो थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। अगला दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में समय का प्रयोग है तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट में बना लीजिए, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। मान लीजिए अगर हम इसको प्रेजेंट में बनाने जा रहे हैं तो ते बहुवचन है, तो ते बहुवचन किसके साथ हैव बीन हो गया, क्रिया में आईएनजी जुड़ जाता है तो प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो बन गया क्या, प्लेइंग। अगला एक और सबसे इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में, बाद वाले सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है तो पहले वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने का एक ट्रिक है दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ क्रिया में क्या करते हैं, एक वचन के साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो सी एक वचन है तो कम दिया है ब्रैकेट में, तो उसके साथ क्या करेंगे, यस या ईएस ऐड कर देंगे। दोस्तों, अगर आप 6 रूल प्रिपेयर कर लेते हैं तो वर्ब फिलिंग का क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है प्रीपोजिशन से।
और प्रीपोजिशन से हम क्या ऐसा रूल पढ़ लें, 6 रूल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 1 नंबर आसानी से बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। वैसे ये तो नहीं कह सकते कि यही आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इन्हीं रूलों से बनते हैं। जैसे अगर कोई आदमी किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन आप लगाते हैं। जैसे कह रहे हैं ही डाइड मलेरिया, वो मलेरिया से मरा, किसी बीमारी से मारा जाता है तो उस परिस्थिति में क्या लगता है, आप लगता है। अगला द बॉय जंप्ड, लड़का कूदा। आप जानते हैं कि जब वो कूदेगा तो उसमें कुछ क्या होगा, गति होगा। तो गति वाली अवस्था में क्या लिखेंगे, गति वाली अवस्था में हम क्या करते हैं, इनटू, क्या करते हैं, इनटू। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का क्या किया, नदी में कूदा। अगला दिनेश वाज सफरिंग, आप जानते हैं निश्चित समय प्रकट करने के लिए अगर उसमें बीन नहीं दिया है तो उसमें निश्चित समय प्रकट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर बीन नहीं दिया और निश्चित समय दिया तो फ्रॉम यूज होता है। फॉन्ट के साथ कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, फॉन्ट जब लिख दिया गया सेंटेंस में तो ये अपने साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करता है, ठीक है, फॉन्ट ऑफ होता है। अगर घड़ी में समय बताने की बात आएगी तो वहाँ पर बाई का प्रयोग होता है। और ईगर, अगर किसी सेंटेंस में ईगर लगा है और उसके बाद नो है तो इन दोनों के बीच में हमेशा टू का प्रयोग होता है। अगर आप इतना प्रिपोजिशन कर लेते हैं प्रिपेयर तो अच्छे से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो बन जाता है फाइंड टेंस, टेंस पहचानने के लिए। और टेंस पहचानने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो मैंने कुछ टेंस लिख दिए हैं और पूरा वो टेंस ही नहीं, 1-2 टेंस नहीं लिखी, पूरा टेंस का हमने पहचान ही लिख दिया, कैसे आप पहचान जाएंगे। देखिए अगर कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसमें या तो डू डज दिया होगा, अगर डू डज नहीं होगा तो क्रिया में या तो यस या ईएस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो यजमान होगा, परफेक्ट में है तो हैज हैव होगा, हैज और हैव होगा और उसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हैज हैव प्लस बीन होगा। पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी, या तो डिड होगा या तो सेकंड फॉर्म होगा। पास्ट कंटीन्यूअस में तो वाज वेयर होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो हैड बीन होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल या शैल होगा, कंटीन्यूअस है तो विल या शैल प्लस बी हो जाएगा, परफेक्ट में है तो विल या शैल प्लस हैव हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो विल या शैल प्लस हैव बीन हो गया। अब इसमें एक चीज ये देना है दोस्तों, ऐसे टेंस आ गया, ऐसे एक वाक्य दे दिया गया है और इसमें पूछ ले कि कौन सा टेंस है। आपने देखा क्या, सब्जेक्ट के बाद क्रिया में यस या ईएस आ गया, तो क्रिया में यस या ईएस कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में लिखा गया है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आसानी से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो हमारा बनता है पोएट्री से। पोएट्री से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और पोएट्री में आपके नियर अबाउट 10 से 11 लेसन है। आपको 10-11 लेसन नहीं पढ़ना है दोस्तों, आपको मात्र कुछ ही लेसन पढ़ने, जैसे आप 6 लेसन बस अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। और कैसे पहचानेंगे 6 लेसन, हमने कुछ ट्रिक भी दे दिया है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो से अगर दिया है तो डस्ट ऑफ स्नो में कहीं भी आपको पूरे पैसेज में कहीं लाइन में क्रू नजर आ गया, कौआ नजर आ गया या तो हार्ट दिल नजर आ गया तो आप समझ जाइएगा को कौन से लेसन से, डस्ट ऑफ स्नो से। और किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगर कहीं फायर एंड आइस से है तो फायर एंड आइस, उसमें आइस और फायर के बारे में बात किया गया होगा, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट से है। अगला अमांडा, अमांडा वाली लेसन में अगर अमांडा के बारे में जिक्र हुआ है या तो रपुंजल के बारे में जिक्र हुआ है या तो सी या तो अनाथ के बारे में जिक्र हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अमांडा ने लिखा है। अमांडा वाली लेसन से लिखा कौन है, रॉबिन क्लेव जी। अगला मान लीजिए अगर ट्रीज वाले लेसन से आ रहा है तो ट्रीज वाले लेसन में पूरे पैसेज में कहीं ट्रीज रहेगा, या तो रूट हो सकता है या तो फॉरेस्ट हो सकता है या तो मिरर हो सकता है। इसे लिखा कौन है, एड्रिन रिच। अगला ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू से क्या मैच कर सकता है दोस्तों, केज हो सकता है, ग्रास हो सकता है, कार्स हो सकता है, जंगल्स एज हो सकता है, ठीक है। और इसे लिखा कौन है, लेजली नॉरिस जी। अगर फॉग वाले लेसन चाहे तो फॉग वाले लेसन में फॉग रहेगा, किसने लिखा है, कार्ल सैंडबर्ग। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन बनता कैसे है, जैसे हमने 4 लाइन आपको किसी लेसन का दिया है, जैसे देखिए ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। अब देखिए कार्स आ गया तो हमने ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें कार्स आ गया तो हमको पता चल गया कार्स आ गया, कार्स आ गया तो पता चल गया किस लेसन से है, ये टाइगर इन द जू से है। और इसको लिखा कौन है, लेजली नॉरिस है। तो अगर ये पूछा हुआ आपसे कि इस लेसन को किसने लिखा है तो आपका क्या हो जाएगा, लेजली नॉरिस से है। यह लेसन कहाँ से आया है, तो टाइगर इन द जू से है। अगला एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कह रहा है कि रात में वो क्या, मतलब रात में किसकी आवाजों को सुनता है, तो द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कारों की आवाजों को सुनता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा था और इसको कीवर्ड जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है बुक तो इसको आसानी से कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो हमारा बनता है ट्रम्प ऑफ सर्जरी से। जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी से क्वेश्चन बनता है वो क्या बन सकता है, तो इसमें ट्रम्प ऑफ सर्जरी में बनता है, जिसे जेम्स हैरियर्ड जी ने लिखा है और ये बनता क्या है, ऑब्जेक्टिव में। ज़्यादातर इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यही बन सकता है कि ट्रिकी कौन था, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि ट्रिकी कौन था, एक कुत्ता था। अगला क्वेश्चन बनता है क्या, पंफरे, मिसेस पंफरे कौन थी, तो मिसेस पंफरे एक रिच मिस्ट्रेस थी जो ट्रिकी की मालकिन थी।
अगला जेम्स हैरियट कौन है? तो जेम्स हैरियट दोस्तों एक वेटरनरी सर्जन है, कुत्तों का यानी पशुओं का डॉक्टर है। अगला हॉटकिन कौन है? यह गार्डनर है, माली है। किसका? मिसेस पंफरे का यह माली है। जो एक शिकारी कुत्ता यानी आप जानते हैं जब रिकी बीमार हो जाता है तो इसकी मालकिन इसे क्या करती है, उसको फोन करती है जेम्स हैरियट को, उसे लेके जाता है। तो एक शिकारी कुत्ता उसे लुढ़का के देखता है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता है और वहीं पे क्रिस्टन नाम का आदमी होता है जो इन्हें क्या करता है, खाना खिलाता है। ठीक है, ट्रिकी की समस्या क्या थी, यानी ट्रिकी गया क्यों था? तो ट्रिकी की एक समस्या थी, वो वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फीड, वो ज़्यादा भोजन करने की वजह से वो क्या कर रहा था, ज़्यादा भोजन करने की वजह से वो उल्टियाँ कर रहा था। तो डॉक्टर उसे लेके गया तो 2 दिनों तक उसे खाना पानी कुछ नहीं दिया, केवल गर्म पानी ही देता रहा और कुछ खाना वाना नहीं दिया था। ठीक है, तो एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन बन जाता है, चौफर का मतलब क्या होता है दोस्तों? चौफर का मतलब क्या होता है? चौफर मीन्स होता है ड्राइवर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है, चौफर मीन्स क्या होता है? चौफर मीन्स होता है ड्राइवर। एक चीज और क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, ट्रिकी दिखता कैसे था? तो ट्रिकी दिखने में था वेरी फैटी लाइक ब्लॉटेड सॉसेस, का मतलब होता है बिल्कुल उबले हुए मांस की तरह वो दिखता था, बिल्कुल उथले हुए मांस की तरह वो दिखता था। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ट्रम्प ऑफ सर्जरी से तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला जो लेसन है वो बनता है क्या, द थीफ स्टोरी से, और इससे ऑब्जेक्टिव क्या बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में उसको समझते हैं। जो रस्किन बॉन्ड है इस लेसन के लेखक, इससे ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, ज्यादातर इसका एज ही पूछता है कि हरि सिंह क्या था, तो हरि सिंह एक चोर था। ठीक है, हरि सिंह क्या था? हरि सिंह एक चोर था। वो कितने साल का है? तो 15 साल का है। अनिल कौन है? तो अनिल 25 साल का एक व्यक्ति है जो एक राइटर है। ठीक है, नॉवेल लिखता है। अगला चीज इससे पूछ लेता है कि हु इज द थीफ इन दिस लेसन, द थीफ स्टोरी। एक क्वेश्चन बनता है, हु इज द थीफ, हु इज द थीफ, हु इज द थीफ इन दिस लेसन। इस लेसन में थीफ कौन है? इस लेसन में जो थीफ है उसका नाम क्या है? हरि सिंह। इस लेसन में जो थीफ है इसका नाम है हरि सिंह। अगला जो क्वेश्चन पूछ लेता है, हु इज द नरेटर ऑफ दिस लेसन, हु इज द नरेटर, इस लेसन का वर्णन करता कौन है, ये कहानी कौन कह रहा है? तो वो भी हरि सिंह ही कह रहा है, यानी वर्णन करता कौन है? हरि सिंह है। अगर आपसे पूछ ले हु इज द राइटर, देखिए हु इज द राइटर, अगर आपसे पूछ ले कि इस लेसन का लेखक कौन है तो लेखक आपका आएगा क्या? रस्किन बॉन्ड। क्या आ जाएगा? रस्किन बॉन्ड। ये देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चनों का हेर फेर है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपसे पूछे हु इज द थीफ इन द लेसन, द थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी वाली लेसन में चोर कौन है? तो उसका नाम है हरि सिंह। हु इज द नरेटर ऑफ द लेसन, थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी कहानी का जो नरेटर है वो कौन है? हरि सिंह है। और इसका लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। अगला चीज, यह इसका जो घर होता है अनिल का घर किसके मकान के ऊपर होता है? तो जोमन स्वीट शॉप के ऊपर होता है। ठीक है, एक बार वो पैसा लेके आता है 600 रुपये और अपने मैट्रेस के नीचे, अपने बिछौने के नीचे वो रखा रहता है, तकिए के नीचे रखा रहता है। इसे चुरा के भागता है और 10:30 बजे रात में लखनऊ एक्सप्रेस की गाड़ी को पकड़ करके ये भागना चाहता है। अगर इस लेसन से कोई भी ऑब्जेक्टिव बनता है इससे बाहर नहीं बनता है, ज्यादातर एज पूछता है, हरि सिंह का एज क्या है या अनिल का एज क्या है, और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसमें हमने जितना बोर्ड पे नोट डाउन किया है इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है द मिडनाइट विजिटर से, आधी रात का आगंतुक से। इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इससे क्वेश्चन बनते हैं आजवेल कौन था? तो आजवेल एक फैट मैन या सीक्रेट आदमी कह सकते हैं, और फैट और स्लॉपी था। ठीक है, मोटा तगड़ा आदमी था। ये एक सीक्रेट एजेंट है, मोटा आदमी है, देखने से मोटा लगता है, देखने से सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। फाउलर कौन है? एक राइटर है जो ऑजवेल के बारे में कहानी लिखने के लिए आया है और इसे लेकर के कहा जाता है फ्रांसीसी होटल में लेके जाता है। फ्रांसीसी होटल में लेके जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मैक्स से। तो मैक्स क्या करता है, एक मैक्स दूसरा सीक्रेट एजेंट है और थोड़ा सा दुष्ट है, और मैक्स के हाथों में उस समय क्या होता है, उस समय इसके पास एक पिस्टल होता है, जो पिस्टल इसको तान करके रखा रहता है। ठीक है, अगला हेनरी कौन होता है? वो वेटर होता है जो लास्ट में आता है, और इसी की वजह से मैक्स क्या करता है, वहाँ छज्जे से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रिपोर्ट कब आने वाला था? तो रिपोर्ट आपका आने वाला था, रिपोर्ट आने का टाइम 12:30 पे था। अगर इस लेसन से क्वेश्चन बनते हैं तो यही बनेगा। जैसे आजवेल कौन था? फैट एंड स्लोपी या फैटमैन या सीक्रेट एजेंट हो सकता है। फाउलर कौन था? तो यह एक वेटर है। मैक्स कौन था? एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, तो मैक्स के हाथ में क्या था? एक पिस्टल था। अगला ये दोनों कहाँ गए थे, यानी राइटर फाउलर और आजवेल कहाँ मिले थे? फ्रांसीसी होटल में। हेनरी कौन था? वेटर। मैक्स कैसे मरा? वहाँ छज्जे से कूद करके मर गया। ठीक है, रिपोर्ट कब आने वाला था? 12:30 पे आने वाला था।
देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रस्ट से। इक्वेशन ऑफ ट्रस्ट लिखे कौन है, विक्टर कैनिंग। और इक्वेशन ऑफ ट्रस्ट का मतलब है भरोसे का प्रश्न, यानी भरोसे का सवाल, भरोसे का प्रश्न कह सकते हैं। इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है होरेस डेनबाई। होरेस डेनबाई कौन है, तो 50 साल का एक आदमी है, और एक ऐसा आदमी है जो क्या बनाता है, ताला बनाता है, ठीक है। लेकिन ताला बनाने के साथ साथ इसे थोड़ी सी एक बीमारी भी है, इसे हे फीवर है, ठीक है। इसे हे फीवर है, छींकने की बीमारी है इसे, और इसे फूलों से एलर्जी है, ठीक है। इसे एलर्जी किस चीज़ से है, फूलों से। एक चीज़ इसकी और विशेषता है कि होरेस डेनबाई साल में एक बार चोरी करता है, क्या चीज़ पढ़ने के लिए, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, यानी महंगी किताबों को पढ़ने का क्या था, बहुत बड़ा आदी था। तो एक दिन ये कई दिनों से नोटिस करा था एक घर को, जिसके घर का मालिक था सोटोवर ग्लेन, इसके घर को नोटिस करा था, और इसके घर पे ये गया था पैसा चुराने। तो वहाँ पे कुत्ते से मिला, जिस कुत्ते का नाम क्या था, शेरी। और ये जब पैसा चुरा रहा था तो वहीं पे एक लेडी आ गई। जो लेडी आई थी वो 60 साल की थी, और वो कैसा कपड़ा पहनी थी, वो रेड फ्रॉक पहनी थी, और जिस सिगरेट बॉक्स से सिगरेट निकाली थी, उस सिगरेट बॉक्स का जो सिगरेट निकाली थी, तो सिगरेट का जो बक्सा था वो किस कलर का था, तो वह सिल्वर बॉक्स था, यानी सिल्वर कलर का था। एक चीज़ और पढ़ा था कि उसका जो लॉक है, जो ताला है, जो तिजोरी, वो किसके पीछे है, तो वह लॉक वॉज बिहाइंड पेंटिंग, पेंटिंग के पीछे उसका तिजोरी था, उसको खोल करके चोरी करके उसे दे दिया। लेकिन वो जो औरत होती है वह इसे फंसा देती है, और अंततः इसे 15 साल जेल में काटने पड़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। अगर आप इसको जान जाते हैं तो आसानी से, अगर इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आसानी से आप कर जाएंगे। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लेसन पिछले साल नहीं था, कोरोना की वजह से कट गया था। इस लेसन मतलब यह लेसन इस साल जुड़ गया है, तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा विशेष फोकस कर लीजिएगा कि होरेस डेनबाई 50 साल का है, एक ऐसा आदमी जो ताला बनाता है, ठीक है, सोटोवर ग्लेन के घर में चोरी करता है, एक कुत्ते से मिलता है शेरी से, उसे हे फीवर है, 15 साल जेल में रहता है। एक लेडी जो 60 साल की रेड फ्रॉक पहनती है, और सिगरेट बक्सा जो जिससे सिगरेट निकल गई सिल्वर कलर का होता है। होरेस डेनबाई साल में एक बार चोरी करता है, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का उसे शौकीन है, ठीक है। और जिस जहाँ चोरी करने गया था वहाँ का जो तिजोरी था वो एक पेंटिंग के पीछे बनाया गया था, नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा किससे बनता है, फुटप्रिंट विदाउट फीट से। फुटप्रिंट विदाउट फीट का क्या सेंस है, जरा सा इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रिफिन कौन है, तो ग्रिफिन कैसा व्यक्ति है, तो एक बात समझिए, एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जो साइंटिस्ट थोड़ा सा सनकी है, कानून विरोधी व्यक्ति। यही क्वेश्चन यही ऑप्शन में बार बार पूछता है, ठीक है। ग्रिफिन कैसा आदमी, तो लालिश पर्सन है, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, ठीक है। ऑप्शन में ए बी भी करके रखा है। अगला मिसेज हॉल कौन है, अ वाइफ ऑफ इन्स ओनर, एक इनकी मालकिन है। ग्रिफिन देखिए एक ऐसा साइंटिस्ट है जो एक ऐसी दवाई बना रहा था जिस दवाई को खाने के बाद इंसान गायब हो जाए, और वैसी दवाई भी बना लिया। जब दवाई बना लिया तो एक्सपेरिमेंट खुद पे किया, और खुद पे किया तो हुआ क्या कि यह जो था इंसान जिस घर में रहता था उसी घर में आग लगा के भाग गया। और जब आग लगा के भागा तो इसे कुछ बच्चे दौड़ा रहे थे, तो थोड़ा सा ये वहाँ से भागा और ये चला गया कहाँ, एक नाटक कंपनी में। तो जिस नाटक कंपनी में गया, ठीक है, वो कहाँ स्थित था, ड्ररी लेन में स्थित था। और वहाँ गया, वहाँ कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद एक दुकान में गया, और दुकान में जाने के बाद एक दुकानदार से मार करके पैसा छीन लिया। पैसा छीनने के बाद वहाँ से चला गया एक आइपिंग शहर में। आइपिंग शहर में गया, एक सराय में, एक सराय की जो मालकिन थी मिसेज हॉल, वहाँ जाकर के 2 कमरा बुक किया और वहीं पे रहने लगा। तो इसकी सच्चाई जो है पता चलने लगी कि एक बार यह पार्सन के घर से, पादरी के घर से कुछ पैसा चुरा लिया था। तो ये सच्चाई पता चल गई क्योंकि अगले दिन ये पैसा पे कर दिया। तो कुछ दिन पहले ही मना किया था मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसा होगा तो मैं दे दूंगा। इसके बाद ये जो मिसेज हॉल थी वो लोकल एरिया के जो कांस्टेबल थे जिनका नाम था मिस्टर जेफर्स, उनको बुलाई, और मिस्टर जेफर्स को जब बुलाई इसे पकड़ने के लिए जब वो आए तो शॉक हो गया। शॉक इस वजह से हुआ क्योंकि उसे एक ऐसे आदमी को पकड़ना था जिसका सर ही नहीं था, लेकिन वो इसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब वो पकड़ने का प्रयास कर रहा था तो यह किया क्या कि अपनी मुक्का को एक पूरा मुट्ठी बांधा, और एक मुट्ठी बांधने के बाद जोर से उसके ऊपर प्रहार किया, और वो वहीं पे क्या हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है। इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं बनेगा। अगला जो लेसन हमें पढ़ना है उस लेसन का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को किसने लिखा है, R.W. पीटरसन ने। और R.W. पीटरसन से इससे बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, 1 या 2, और जो 1 या 2 बनते हैं वो क्या बन सकते हैं। जैसे रिचर्ड एब्राइट कौन था, ये 22 साल का एक ऐसा साइंटिस्ट है जो तितलियों का साइंटिस्ट है। इसका निक नेम क्या है, ऋषि, ठीक है। रिचर्ड एब्राइट पैदा कहाँ हुआ था, पेंसिल्वेनिया। अगर पेंसिल्वेनिया नहीं है तो रीडिंग रहता है, ठीक है। अगर पेंसिल्वेनिया नहीं है ऑप्शन में तो रीडिंग रहता है, ठीक है। अगला डॉक्टर फ्रेडरिक कौन है, साइंटिस्ट है, कहाँ के साइंटिस्ट हैं, तो कनाडा के साइंटिस्ट हैं। इसकी माता जी इसे बचपन में कौन सी किताब दी होती है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नामक किताब इसे दी होती है। ये 2nd क्लास में कितने प्रकार की तितलियों को पकड़ा होता है, तो 2nd क्लास में ये 25 काइंड ऑफ बटरफ्लाइज पकड़ा होता है, यानी 25 प्रकार की तितलियों को पकड़ा होता है। रिचर्ड एब्राइट बाद में चल करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट किया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये अपनी ग्रेजुएशन की
जो पढ़ाई थी उसे कंप्लीट किया था। रिचर्ड एब्राइट बचपन में कौन कौन सी चीज़ों को कलेक्ट करता था, जैसे रॉक, चट्टानों को, जीवाश्मों को, सिक्कों को और बटरफ्लाई को कलेक्ट करना इसे बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, इससे बाहर कभी बोर्ड एग्जाम में आज तक पूछा नहीं है और चांसेस भी कमी है। ज़्यादातर ये पूछता है कि रिचर्ड एब्राइट कहाँ पैदा हुआ, पेंसिल्वेनिया रीडिंग में। ठीक है, इसकी माँ ने कौन सी किताब दिया था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क से। सेकंड क्लास में कितने प्रकार के तितली को पकड़ा था, 25 प्रकार के। किस विद्यालय से ग्रेजुएट हुआ था, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन किससे बनता है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है द नेकलेस से। नेकलेस गाइडी मापुसेट ने लिखा है, हेनरी रेनी गाइडी मापुसेट इनका पूरा नाम है। और एक बात और समझिएगा, इसमें जो कैरेक्टर है मटिल्डा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है इससे। मटिल्डा कौन है, तो यह लाइजल की बीबी है। मटिल्डा की एक दोस्त है एम फॉरेस्टियर। ठीक है, तो मटिल्डा जब घर पे रहती थी तो ये थोड़ा सा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन इसके पिताजी एक कलर थे, इस वजह से इसकी शादी लाइजल से करा दी। लाइजल क्या थे, इसके हस्बैंड भी एक कलर थे, इसलिए मटिल्डा अपना पूरा जीवन अनहैप्पी रहती थी, दुखी थी अपने जीवन से इस वजह से दुखी थी क्योंकि यह ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहती थी, लेकिन इसके पति जी इसे ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं दिला पाते थे। तो एक दिन की बात थी कि इसके पति को एक इनविटेशन कार्ड मिला, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मैडम जॉर्ज रैम्फोन के द्वारा इसे कार्ड मिला था। आमंत्रित किए थे सब, कब आमंत्रित किए थे, 18 जनवरी सोमवार के दिन इसे आमंत्रित किया गया था कि फंक्शन में जाने के लिए। तो यह जाने से मना कर देती है, और जाने से मना कर देती है। उसके बाद कहती है मेरे पास ड्रेस नहीं है, तो उस समय क्या करता है वो 400 फ्रांसिस बचा के रखा रहता है। क्या करने के लिए 400 फ्रांसिस बचा के रखता रहता है कि एक गन खरीदेगा, जिस गन से किस पक्षी का शिकार करेगा, लार्क पक्षी का शिकार करेगा। तो ये 400 फ्रांसिस बचा के रखता है। तो ये 400 फ्रांसिस दे देता है, वो ड्रेस खरीद देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से मुँह फुला लेती है और उसे फिर जब वो पूछता है क्या बात है, तो कहती है मेरे पास ड्रेस तो हो गया लेकिन गहना नहीं है। तो कहता है तुम अपने दोस्त एम फॉरेस्टियर से उधार मांग लो। तो वहाँ जाती है, उधार मांग के लेके आती है, पहन के जाती है, पार्टी में सब कुछ सही होता है। सुबह में 4 बजे आती है, घर आती है, देखती है अपने गले में हीरो का हार नहीं है, तो क्या करती है, शौक हो जाती है, इसका पति जाता है ढूंढने, लेकिन 7 बजे शाम को आता है, नहीं मिलता है। तो होता क्या है, ये सब एक असली हीरो का हार क्या करते हैं, असली हीरो का जो हार होता है वो खरीद के देते हैं। पूछता है कि कितने में आएगा, वो बताती है 40,000 में। फिर कहता है मोल भाव करने में कितने का मिल जाएगा, तो बताता है 36,000 में। उसके पास 18,000 फ्रांसिस रहते हैं, 18,000 उधार लेकर के मैनेज करके वो 36,000 फ्रांसिस में क्या करता है, हीरो का हार खरीदने के बाद, मार्केट से खरीदने के बाद उसे लौटा देता है। लौटाने के बाद 10 साल वो जिंदगी जो है अपनी 10 साल पूरा दुविधा में काटते हैं। और 10 साल दुविधा में काटने के बाद होता क्या है कि 10 साल जब दुविधा में काटते हैं, इस दौरान मटिल्डा की मुलाकात होती है किससे, एम फॉरेस्टियर से। चैम्प्स यूलिसीज रोड पे, चैम्प्स यूलिसीज स्ट्रीट रोड पे उसकी मुलाकात होती है। कहती है वो मटिल्डा तुम्हारी हालत का जिम्मेदार कौन है, तो बताती है तुम ही तो हो, मैं तुम्हारा हीरो का हार खो दी थी। तो वो बताती है क्यों, क्या हो गया, हीरो का हार तो तुमने लौटा दिया। तो बताया मुझे उसको खरीदने में और उसे पैसा भुगतान करने में 10 साल लग गए। तो बेचारी सरप्राइज होती है, उसे कहती है कि वो मटिल्डा मेरा जो तुम हीरो का हार लेके गई थी वो तो नकली हीरो का हार था, और मात्र कितने का था, मात्र 500 फ्रांसिस के था। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं यही बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मटिल्डा अपने दोस्त के पास क्या करने गई थी, तो वह उधार लेने गई थी। क्या उधार लेने गई थी, तो नेकलेस उधार लेने गई थी। देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है भोली वाले लेसन से। ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने लिखा है। और भोली यानी सुलेखा कौन थी, तो सुलेखा भोली है, सुलेखा का निकनेम है भोली। इसके पिताजी का नाम है रामलाल। रामलाल का गांव में क्या पोस्ट था, नंबरदार का। रामलाल के 4 बेटियां थीं और 3 बेटे थे। और 4 बेटियां में जो सबसे बड़ी बेटी थी, यही ज़्यादा पूछता है, वो इज़ द एल्डेस्ट डॉटर। क्लियर, सबसे बड़ी बेटी का नाम राधा, दूसरी बेटी का नाम मंगला, तीसरी का नाम चंपा और चौथी का नाम सुलेखा था। ठीक है, तो इसकी एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। विशंबर नाथ कौन थे, तो विशंबर नाथ एक धनी व्यक्ति थे, पंसारी भी कह सकते हैं, ग्रोसर भी। ठीक है, जब भोली पैदा होती है 10 महीने की रहती है तो चारपाई से गिर जाती है, उसका दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। 2 साल में उसे चेचक निकल जाता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर काला पड़ जाता है। 5 साल तक कुछ बोलती नहीं है। 7 साल की अवस्था में पढ़ने जाती है, और जब ये पढ़ने जाती है तो तहसीलदार साहब आते हैं गाँव में प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए। तो जब ये जाती है थोड़ा सा बहुत डरती है, विद्यालय जाने से हेजिटेट करती है, इस वजह से क्योंकि एक बार इसके पिताजी मार्केट में गाय को लेके गए थे घर से बाहर और ले जाकर बेच दिए थे। इसी वजह से बहुत ज़्यादा डरती है कि इसके पिताजी लेके जाएंगे और इसे क्या करेंगे, बेच देंगे। भोली जब पढ़ लिख लेती है, इसकी टीचर इसे बहुत समझाती है, भोली पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बन जाती है। इसकी शादी तय होती है विशंबर से। तो विशंबर नाथ शादी करने से मना कर देता है क्योंकि उसका फेस दिख जाता है और 5,000 का डिमांड करता है। तो वो शादी करने से क्या करता है, मना कर देता है। तो इस पे होता क्या है कि भोली खुद ही उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, अगला और लास्ट। इसके बाद आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। और
उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले देख लीजिए दोस्तों, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये जो लेसन है, ये लेसन किसने लिखा है? क्लेयर बोयको। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जो कि पिछले साल ये लेसन नहीं था, इस साल ये नया लेसन है जुड़ गया है, कोरोना की वजह से पिछले साल कट गया था। तो थिंक टैंक कौन था? कमांडर इन चीफ ग्रेट माइटी। थिंक टैंक कौन था? रूलर ऑफ मार्स, यानी मार्स ग्रह का शासक का नाम है थिंक टैंक, ठीक है। और जब प्रोजेक्टर स्टार्ट होता है, जो ये कहानी बता रही है हिस्टोरियन, जब प्रोजेक्टर को स्टार्ट करती है तो प्रोजेक्टर पे एक व्यक्ति दिखाई देता है, एक एलियन दिखाई देता है, जिस एलियन का नाम है नूडल। और नूडल कौन है? अप्रेंटिस ऑफ जूनियर, जूनियर है इसका थिंक टैंक का। दूसरा ओमेगा कौन है? तो ओमेगा है स्पेस क्राफ्ट की कप्तान है ओमेगा। आयाटो कौन है? तो आयाटो जो है यह एक लेफ्टिनेंट है। उप कौन है? यह एक सर्जेंट है, ठीक है। ये सब अटैक करते हैं धरती पर सन 2040 में, ये सब अटैक करेंगे धरती पर। ये मार्टियंस ग्रह में रहते हैं, ठीक है। तो एक नर्सरी की राइम्स की किताब क्या करती है? हमें इन लोगों से बचाती है। और मार्स ग्रह पे कितने चंद्रमा दिखाई देते हैं कहानी के अनुसार? कहानी के अनुसार मार्स ग्रह पर 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। और यह इसके बाद जब वह हम्टी डम्टी का फिगर देखता है तो जो थिंक टैंक होता है कमांडर, वो भाग जाता है कहाँ पे? अल्फा ग्रह पर। अल्फा ग्रह पर ये भाग जाता है, मार्स ग्रह से जो अल्फा ग्रह पे भागता है 100 मिलियन दूर भाग जाता है, ठीक है। अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बनता है, प्रोजेक्टर स्टार्ट होता है, कौन दिखाई देता है? नूडल। थिंक टैंक कौन है? कमांडर। थिंक टैंक कहाँ का शासक है? मार्स का शासक है। मार्स पे कितने चंद्रमा है? 2, ठीक है। 2040 में ये सब आए थे यहाँ पे, और हमारे जीवन किसने बताया था? नर्सरी टाइम्स की किताब ने हमारे जीवन को बचाया था। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपका ये 20 नंबर का, अगर आप ये पूरा मैराथन देख लिए होंगे तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैराथन आपका कहीं से मिस्टेक नहीं होगा। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।